नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग आज से नेट जेआरएफ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेट जेआरएफ की सीरीज इसे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर पॉलिटी की सीरीज भी देखेंगे और भी जो जीएस के सेक्शंस हैं, जो और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं जो जीएस में आते हैं और जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सहायता पहुँचाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी सीरीज भी लाते रहूँ। और फिलहाल तो हम लोग अभी नेट जेआरएफ पे बहुत फोकस्ड हैं और नेट जेआरएफ भी मैं बताना चाह रहा हूँ जो लोग हिंदी साहित्य से करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए होने वाला है ज़्यादा अच्छे से। इस पे हम लोग पेपर 1 की भी वीडियो देखेंगे, ठीक है? पेपर 1 इन द सेंस कि आपको पता ही है कि पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप हिस्ट्री से हैं, इंग्लिश से हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी साहित्य अगर वगैरह-वगैरह और भी कोई सब्जेक्ट, जितने सारे सब्जेक्ट हैं आप उनमें किसी से हो तो पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है। तो हम लोग पेपर 1 की भी जो उसमें 10 यूनिट्स हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? यानी कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 2 वीडियोज़ है ना, 2 यानी कि 2 वीडियोज़ की कोशिश करूँगा कि दिन में प्रॉपर आ ही जाए आपके लिए। एक जिसमें पेपर 1 की जो होगी, ठीक है? और एक पेपर 2 की होगी। तो पेपर 1 की जो 10 यूनिट्स है वो हम लोग धीरे-धीरे कवर करेंगे। जो आज ये वाली वीडियो है, ये पेपर 1 की ही वीडियो है। इसमें हम लोग पेपर 1 की पहली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पहली यूनिट शायद कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है? क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है अपने आप में, हमें थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना है। और फिर उसके बाद में हम अगली वीडियो पेपर 2 की होगी। पेपर 2 में जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता ही होगा कि पेपर 2 जो अगर हिंदी साहित्य वाले हैं, वो खंड 2 खंडों में बँटा हुआ है, खंड 1, खंड 2। खंड 1 जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में बात करता है। इसमें 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स हैं। ये इसके अंदर भी बहुत सारा यूनिट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें पढ़नी है। और खंड 2 है वो हमारा टेक्स्ट पे बेस्ड है, यानी पाठ पे बेस्ड है, जिसमें बहुत सारी कविताएँ, उपन्यास और निबंध आदि ये सब हमें उसमें देखना होगा, ठीक है? तो हिंदी साहित्य वालों के लिए तो ये बहुत रोमांचक रहने वाला है और ये 5 जो वीडियोज़ हैं, मैं आपको इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है? तो पेपर 1 की ये पहली वीडियो रहने वाली है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं, आइए। तो अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है? यानी कि ये शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड ये हमारी पहली यूनिट है किसकी? यानी कि जो पेपर 1 है, यानी कि हमारा पेपर 1, उस पेपर 1 की जो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, उस 10 यूनिट्स में ये हमारी पहली यूनिट है। इसका नाम क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना? शिक्षण अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। ये हमारी शिक्षण के प्रति रुचि के बारे में होता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जैसे शिक्षण हमें देखना है, शिक्षण के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, ये सब हमें चीज़ें देखनी है, विशेषताएँ, मूल अपेक्षाएँ, ठीक है? और फिर शिक्षार्थी की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में से बात करेंगे। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएँ क्या होती हैं, वो सब देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएँ भी देखेंगे। ऐसे ही शिक्षण प्रभावक तत्व जो होते हैं, वो हम थोड़ा इसमें देखेंगे। और उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर डिटेल में आने वाली है, वो हम लोग सब लोग बारीकी से समझेंगे। और एक बार जब हम इसको समझ लेंगे ना, तो अच्छे से फिर इस पे जो भी एमसीक्यूज़ आएँगे, वो अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएँगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक तो कम ड्यूरेशन में वीडियो बनाऊँ, ठीक है? कोशिश रहेगी कि कम से कम ड्यूरेशन में आपको वीडियो दूँ, तो कम ड्यूरेशन के साथ में ये होगा कि आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा कवर कर पाएँगे जल्दी। और अगर मैं बहुत डिटेलिंग बहुत लंबी ले जाऊँगा तो चीज़ें तो अच्छी होंगी, बट लेकिन थोड़ा हो सकता है कि लेंथी हो जाए और आपको बोरिंग लगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं कम के साथ अच्छा से समझाने की कोशिश करूँ, जो कि बहुत हद तक कई बार नहीं चल पाता है। अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हम चीज़ें समझ पाएँगे, जल्दीबाज़ी में हमारा रह जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं क्वालिटी के साथ तो समझौता ना ही करूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी कोशिश रहती है जो भी चीज़ें अननेसेसरी हैं मैं उनको हटाऊँ, ठीक? तो चलिए समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे शिक्षण को हम देखेंगे अभी अभी हम ऊपर बात करें कि हमें शिक्षण ये देखना है, तो इस शिक्षण को हम देख लेते हैं। इसकी क्या प्रकृति है, कैसा उद्देश्य है, कैसी विशेषताएँ और आधारभूत आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं, वो सब लोग हम समझ लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग समझते हैं शिक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है? मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक? तो मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में अगर हमें बात करनी है तो देखिए समझिए, शिक्षण जो है मानवीय मूल्यों, ठीक है? मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज़, जो हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ में बहुत सारी चीज़ आती हैं, वो हम धीरे-धीरे बात करेंगे इसमें। और देखिए मैं आपको इसमें बता दूँ, अगर आप इसको एक बार डिटेल में समझ गए ना, तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो आप बड़े आसानी से ले जाएँगे। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें पहले समझना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से इसको कवर करूँ। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षण जो है,
वो मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, यानी कि आपके ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इस पे आप जहाँ भी चीजें जो ऐसी आती है इनको आपको समझना पड़ेगा। इस सामाजिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? कि सोशल एक एक्टिविटी है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षक है। यानी कि एक तो आपको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है, महत्वपूर्ण तत्व, और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। यानी कि एक तो शिक्षण हो गया और एक प्रत्यक्ष वार्तालाप। यानी कि यहाँ पे टीचर हो गया, और टीचर जो कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चे से बात कर रहा है, वो उसका एक महत्वपूर्ण तत्व यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्टर हो रहा है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से सीखने के जो भी अनुभव है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसको विस्तार करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए कोई मूल अवधारणा नहीं है, समाज ने अपने आप गढ़ी है ये सब चीजें। तो शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। यानी जो टीचिंग है वो क्या है? एक उपकरण की तरह हमारे काम करता है, ठीक, जो समाज में बदलाव लाने के लिए हमारे उस पर बल देता है, ठीक है, या फिर काम करता है उसके लिए। तो अब हम आगे समझते हैं कि वर्तमान में शैक्षिक परिवेश में सॉरी, वर्तमान में शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। यानी कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सीधे, ऐसा नहीं है कि हम लोग रटने पर बल दे रहे हैं और या ज्ञान को सीधे मस्तिष्क में बिठाने, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, यानी कि लर्निंग करके सीखने की गतिशीलता लाना भी है। यानी कि धीरे धीरे हमें चीजें सीखनी भी है, समझनी है, ये सब क्या है। तो शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। अब तीन पक्ष समझिए कौन कौन से होते हैं। एक जो एक दूसरे से घनिष्ठ है, एक तो शिक्षक, तीन पक्ष कौन से हो गए पहले जल्दी से समझ लेते हैं। शिक्षक एक हो गया, विद्यार्थी हो गया, और पाठ्यक्रम। यानी कि एक तो टीचर हमारा हो गया, एक विद्यार्थी हो गया, और पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है। यानी कि ये तीन पक्ष जो होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यानी कि शिक्षक के तीन पक्ष, शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। टीचिंग के तीन पक्ष क्या क्या हो गए? शिक्षक यानी कि टीचर, विद्यार्थी स्टूडेंट, और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हमारा, ठीक। तो अब ये तीन पक्ष तो हो गए। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सफल होता है, या फिर नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। ये आप किसके कारण? शिक्षण के कारण। यानी कि आपको टीचिंग करेंगे, किसी बच्चे को टीच करेंगे, तभी उसको नया नया ज्ञान मिलेगा। तो कह रहे हैं ये ऐसे सफल रहता है। अब कुछ के स्टेटमेंट समझ लीजिए। क्लार्क साहब ने क्या कहा है? क्लार्क साहब कहते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी कि अब शिक्षण की डेफिनेशन अगर क्लार्क बताते हैं तो बताते हैं कि विद्यार्थी के जो व्यवहार है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है, उसमें अगर परिवर्तन लाने के लिए जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को हम शिक्षण कह रहे हैं। ये आप ध्यान रखना है। इनसे, इनके नाम से भी पूछा जा सकता है, या कई बार इसको हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो यानी क्लार्क ने क्या कह दिया? व्यवहार में परिवर्तन, आपको इसको इतना ध्यान रखना है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन ही याद रख लोगे तो समझ लो उससे क्लार्क याद रखना कि इन्हें व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। और कुछ कॉमन सेंस समझ लीजिए कि स्टूडेंट में तो लाएंगे व्यवहार में परिवर्तन, ये सब कुछ हो किस लिए रहा है? ठीक है, शिक्षण यानी कि टीचिंग किसको सिखा रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए सिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझिए और इसके बाद इन्होंने क्या कहा? बी ओ स्मिथ, इनका नाम याद रखिए। बी ओ स्मिथ साहब क्या कह रहे हैं ये शिक्षण के बारे में? इनका कहना है कि शिक्षण क्या है? अधिगम को अभिप्रेरित, ठीक है, अधिगम को यानी लर्निंग को जो अभिप्रेरित करने वाली क्रिया है उसको शिक्षण कहते हैं। इनके भी याद रखिए, यानी कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। अच्छा, अब ये अगले साहब कह रहे हैं एनएल पेज, एनएल पेज कह रहे हैं, इनका ध्यान रखना, एन एल पेज इनका नाम ध्यान रखना। इनके क्वेश्चन पे आता है शिक्षण, इन पे क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है और बनते हैं, ठीक। तो शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। यानी कि आपका एक तो जो कला है, यानी कि ये जो कला है और विज्ञान है, ठीक है। शिक्षण क्या है? ये कह रहे हैं कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान। तो इस पे क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो शिक्षण कला व विज्ञान दोनों, इनका नाम ध्यान रखना। एनएल पेज इनका नाम है, ठीक। एनएल पेज, कला क्या है और विज्ञान क्या, समझिए। अनुभवों पर आधारित है। कला जो होती है वो एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, और विज्ञान क्या है? इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है, ये विज्ञान के कारण होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कला और विज्ञान पता चल गया, और इससे कला और विज्ञान से दोनों से नाम ऐड करिए एनएल पेज का। एक क्लार्क नाम आपने सीखा, एक बीओ स्मिथ, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। अब शिक्षण की अवधारणा देख लीजिए। उससे पहले ये जो डायग्राम है इसको हम देख तो लीजिए, आप बस इसको समझेंगे अभी कब, जब पहले थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। यानी कि अगर दिख भी रहा हो इस डायग्राम में कि शिक्षण है, अधिगम है, या कक्षा लिखा हुआ विद्यालय, सामाजिक क्या है, तो अभी हम पढ़ समझते हैं इसको। तो शिक्षण की अवधारणा पहले देखिए।
यानी कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है? तो शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है। त्रिस्तरीय का मतलब थ्री, मतलब तीन लेवल पर, एक दो तीन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वन, ये टू और ये थ्री, ठीक है। या उधर से अंदर से आ जाए वन टू थ्री, कैसे भी आ जाए, लेकिन मैं आपको तीन स्तर बताना चाह रहा हूँ उस टाइम यहाँ पर कि थ्री स्तरीय, यानी कि तीन स्तरीय पद्धति है, त्रिस्तरीय पद्धति, जिसके तीन घटक। तीन घटक कौन कौन से? वही तीनों घटक आपको याद रखने हैं। तीनों घटक वो कौन कौन से हैं? एक तो शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम। ठीक है, ये बार बार आपको ध्यान रखना है। इसके तीन पक्ष हैं, यानी कि तीन स्तरीय पद्धति, शिक्षक की एक है, एक विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको जाके आपको याद रहे। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं, यानी कि जो टीचिंग होती है उसमें जो शिक्षक होते हैं वो दूसरों को पढ़ाते हैं। सिंपल है, तो पता ही आपको। प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड करते हैं, ठीक। यहाँ पर शब्दों को कुछ ध्यान रखना, एक शिक्षण है, प्रशिक्षण है, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा आपको समझना होगा, आप हिंदी वाले हैं और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षण है, प्रशिक्षण है, फिर शिक्षक, और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो शिक्षण यानी कि टीचिंग प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं, यानी टीच करते हैं। प्रशिक्षित करते हैं, यानी कि ट्रेंड करते हैं, या उन्हें अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्ट करते हैं। अनुदेश का मतलब क्या हो गया? यानी कुछ बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों की संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ये संज्ञानात्मक संरचना, इसका मतलब है कॉग्निटिव, ठीक। मतलब आपको दिमाग से कुछ सोच पाते नहीं, किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक संरचना, ठीक। मैंने इसको काला कर दिया करते करते। तो इसको आपको समझना है, ऐसे ये वर्ड कई बार आएगा, संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सभी उन क्रियाओं को कौन, ये सभी कौन कौन से, ये जो शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम जो होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं या उन्हें अनुदेश देते हैं। ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों को संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है, में बदलाव लाने के लिए निष्पादित होती हैं। हालांकि कह रहे हैं, पढ़ाना जो होता है, टीच करना, प्रशिक्षण और अनुदेशन अपने अर्थ में काफी भिन्न है। यानी कि इन तीनों में अंतर है, यानी कि टीचिंग में और ये ट्रेनिंग में और ये अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन में, इन तीनों में अंतर है। और ये क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं, ये काफी भिन्न है। जैसे प्रशिक्षण की बात करें, यानी कि यहाँ पर ये प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण देखिए, यानी कि ये वाला प्रशिक्षण, पहली बात इसकी करने आ गए तो प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल है। यानी कि आप ट्रेनिंग करा रहे हैं तो किसी विशेष कार्य करने को, ठीक है, यानी कि विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया, यानी कोई व्यक्ति है उसको हम एक विशेष कार्य करवाना चाह रहे हैं तो उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी कि उसको सिखा रहा है, सीखने की प्रक्रिया करता है, ये बता रहा है, जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। हो सकता है 1 साल की ट्रेनिंग हो, 2 साल की, 3 साल की ट्रेनिंग हो। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान, यानी कि व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान का मतलब कोई टीचर होता है, उसको पता होता है, ये उसके पास व्यवस्थित ज्ञान है, और वो व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल, यानी कि जो उसका ज्ञान है और जो उसकी स्किल है, से युक्त कोई व्यक्ति, यानी कि जो ट्रेनिंग दे रहा है वो टीचर जो है वहां पर, वो व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। यानी कि इसके पास, ये जो व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, इसके पास ज्ञान और कौशल है, और ये दूसरे बी वाले व्यक्ति को या बहुत सारे अलग अलग ट्रेनीज को ये अपना ज्ञान हस्तांतरित करता है, जो इसे नहीं जानते हैं। ये लोग कहाँ जानते हैं? वैसे करके जब बाद में अपना परिचय देगा, आगे ज्ञान वान पता चलेगा तो जानते हो। तो यानी कि प्रशिक्षण में ये सब होता है, ये सब आपको बहुत वेल नोन, बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, अनुदेशन की, यानी कि इंस्ट्रक्शन की। अनुदेशन को अक्सर शिक्षण के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशल के विकास से ज्यादा है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस ज्यादातर स्किल स्किल के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। प्रशिक्षण की बात करते हैं, जो यहाँ पर हुआ ना कि ये प्रशिक्षण, तो यहाँ पर फिर से बताना है, प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत, यानी कि प्रशिक्षण ऊपर वाला और अनुदेशन ये, अनुदेशन ये। प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास, ये शब्द भी आपको पकड़ना है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? उसका पूरा, यानी कि ये कोई अगर व्यक्ति है, एक बार व्यक्ति के हिसाब से लो, तो यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक उसका सब विकास, ठीक है। अब बॉडी में भी ले लीजिए आप, और इसके मस्तिष्क के सब तरह से हर तरीके के विकास को बोलते हैं सर्वांगीण विकास। ये गांधी जी इस टर्म को बहुत यूज करते थे, आपको ये समझना है, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास को आप याद रखिएगा, ऐसे टर्म्स का यूज करिएगा कभी जब रिटन की बात आए या कहीं पे ओरल आपको कोई स्पीच देनी है, तो ऐसे करके सर्वांगीण विकास जैसे शब्दों का आपको यूज करना चाहिए, ठीक। तो कहना है कि प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत
विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण, यानी शिक्षण जो होता है वो सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्रशिक्षण यानी कि ज्यादा हेल्पफुल है, और जो अनुदेशन है वो काम करता है स्किल डेवलपमेंट पे। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का क्या होता है, देखो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। कितने कितने होगा देखिए, समझिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। यानी कि शिक्षण के साथ साथ उसको कितना चाहिए, जब शिक्षण करा तो उसका फिजिकल भी है, मेंटली और ये इमोशनली, सामाजिक, सोशली एंड मॉरली, और फिर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी वो इसका सब विकास शामिल होता है। शिक्षा यानी कि तभी तो बोल रहे हैं शिक्षण क्या है, तभी तो बोल रहे हैं सर्वांगीण विकास, ये तभी तो बोला जा रहा है सर्वांगीण विकास, लगभग लगभग हर तरीके का विकास उसका शामिल हो रहा है शिक्षण में। तो शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया है। ठीक, यानी कि देखो क्या है, शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन, परिवर्तन ध्यान रखना, विद्यार्थियों में परिवर्तन मैं आपको पीछे अभी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ये, विद्यार्थियों में परिवर्तन यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, क्लार्क ने कहा है व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण होती है, टीचिंग। ठीक है, तो प्रशिक्षण यहाँ पर क्या है, वही ट्रेनिंग, तो उसी में तो शामिल है। तो विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण क्या है, ये परिवर्तन को तो बता रही है, ये चीज, ये शिक्षण, ये तो क्लास कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अथवा भिन्न है, ये सब ध्यान रखो। कह रहे हैं प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण, इनके जो अर्थ है वो आपस में थोड़े भिन्न है। ठीक है, तो वो भिन्न तो होंगे। तो इसमें लेकिन इन सभी के माध्यम से एक केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है। अगर इन सभी के माध्यम से देखें तो केंद्रीय प्रक्रिया जो ऊपर मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ये इसके माध्यम से, यानी कि केंद्रीय प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम देखें, यानी कि कह रहे हैं केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग, यानी कि वो सीख जाते हैं व्यक्ति विशेष। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं हम इस चीज की, तो वही है, देखिए, शिक्षण जो ये बात कर रहे हैं, शिक्षण और अधिगम यानी कि क्या है, समाज है, विद्यालय, कक्षा है, शिक्षण और अधिगम, मतलब ये सब एक दूसरे, यानी शिक्षण हुआ उनका तो अधिगम मिला, अधिगम से और शिक्षण हो रहा है इनका। ठीक है, कक्षा में, विद्यालय में, समाज में, ऐसे करके बाहर जा रहे हैं, यानी कि वाइस वर्सा, आपको यहाँ से सीख के इधर भी जा सकते हैं और अंदर भी बार बार आ सकते हैं, ये इसमें थोड़ा सा ये बताना चाह रहे हैं। और नीट डायग्राम नहीं है, बट फिर भी उससे काम चल जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि शिक्षण जो है वो हमारे लिए सब तरीके विकास कर रहा है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये शामिल हो रहे हैं। और शिक्षण ही एक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में परिवर्तन ला रही है, और क्लार्क का नाम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लार्क साहब भी ऊपर ये कह चुके हैं। ठीक है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन कह चुके हैं, तो ऐसे जोड़ते रहिएगा। तो आप समझते हैं शिक्षण जो है, शिक्षण प्रक्रिया सार्थक तभी होगी जब शिक्षक इस आशय से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी इसके परिणामस्वरूप कुछ सीखेंगे। यानी कि समझो, सीधी बात है, शिक्षण कब कि आपका सफल रहेगा, जब कोई विद्यार्थी कुछ सीखेगा। बस इतनी सी बात है, आपको समझना है कि सीखना ही तो काम है यहाँ पर, अधिगम तक तो पहुंचना है हमें, यानी कि ठीक है, विद्यार्थी जब सीख जाएगा तो फिर उसका रिविजन करके उसको आगे तक यूज कर पाएगा। तो इसलिए तभी उसका सार्थक है जब बच्चा सीख जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थी को सीखने के उद्देश्य से संलग्न करता है। यानी कि कुछ थोड़ी सी एक्टिविटीज करके और वो एक्टिव कर ले बच्चों को, जैसे किसी गद्यांश को पढ़ना, विद्यार्थियों के लिए रचना लिखना आदि। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज करके भी वो उसमें उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें। यानी कि इसमें भी हम उसको बोलेंगे कि हल्का हल्का वो सीख रहा है। ठीक है, और लास्ट में चाहिए क्या, लास्ट में देखो यही चाहिए, सीखना। ठीक है, यही चाहिए हमें कि बच्चा सीख जाए। ठीक, तो शिक्षण की प्रकृति देख लेते हैं, तो फिर नेचर ऑफ टीचिंग है क्या, फिर कैसे होती है ये भी समझ लेते हैं। कि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षण से वही भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सभी हमारे विकास हो रहे हैं और व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है इससे। तो वो सब कुछ है क्या, यानी कि इसकी प्रकृति क्या, नेचर ऑफ टीचिंग क्या, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बता, कहना शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, ये तो सही बात है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई टीचिंग कोई मामूली सी चीज है, बहुत व्यापक प्रक्रिया और इससे बहुत ज्यादा विकास होता है बच्चों में, एक तरीका नहीं, पूरा क्या ध्यान रखना है, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसको आप वर्ड को ध्यान रखेंगे बार बार। ठीक, तो कह रहे हैं शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, नो डाउट, जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव की बात आ रही है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, तो फिर कॉग्निटिव, भावनात्मक, यहाँ ठीक नहीं, भावात्मक, भावात्मक लिखा है, भावात्मक,
तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सही बात है। ये तो आपको पता है, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण, भाई तो अगर ठीक होगा तो सब चीज अच्छी मिलेंगी। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। यानी कि अगर शिक्षण प्रक्रिया जो है, यानी कि टीचिंग जो प्रोसेस है, उसको अगर टीचर पढ़ लेता है, शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण कर लेता है, करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। यानी कि अगर हम लोग शिक्षण प्रक्रिया को पढ़ेंगे या कोई भी व्यक्ति टीचर पढ़ेगा, तो शिक्षण की प्रकृति को आप समझ पाएंगे। हम लोग शिक्षण की प्रकृति समझना चाह रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण प्रक्रिया को गहन विश्लेषण कर लेंगे अच्छे से। तो शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों में की जाती है। तो आइए समझते हैं कैसे की जाती है, जो नीचे यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर फिर से बात आ गई कि शिक्षण जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर ट्राइपोलर प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है, इनका भी नाम आपको याद रख लीजिए हो पाए तो। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने क्या कहा है, शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार क्या, विद्यार्थी शिक्षक पाठ्यचर्या, वही चीज है आपको ध्यान रखना है कि यानी कि स्टूडेंट टीचर और सिलेबस। ठीक है, स्टूडेंट टीचर और सिलेबस, पाठ्य चर्चा का मतलब एक तरीके सिलेबस ही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो शिक्षण के तीन ध्रुव हैं, ये पीछे ऊपर बात हो चुकी है। बी एस ब्लूम साहब क्या कह रहे हैं, ब्लूम साहब कह रहे हैं, इनका भी नाम ध्यान रख लीजिए, के अनुसार, यानी एक तो आपने नाम ध्यान रखिए, रायबर्न रायबर्न ने क्या कह दिया और बी एस ब्लूम ने क्या कह दिया। इनके अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष हैं, इनके अनुसार भी शिक्षण के तीन पक्ष कौन कौन से हैं इनके अनुसार, शिक्षण उद्देश्य, सीखने मतलब शिक्षण के तीन पक्ष, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। ये थोड़े अलग से आ गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कह रहा है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राइपोलर, यानी कि यहाँ पे तीन पक्ष होते हैं, अगर जो आप ध्यान रखो ऊपर मान के आ रहे हैं, तो एक व्यक्ति का नाम है रायबर्न ने क्या है कि वही विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्य चर्चा। ठीक है, और फिर भाई साहब आए निकल के बी एस ब्लूम, इन्होंने क्या कहा है कि तीन पक्ष कौन कौन से, शिक्षण उद्देश्य यानी कि आपको शिक्षण देना, उसका उद्देश्य क्या है, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर के मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके नाम से याद रखना है, इन्होंने ऐसी बात कही है। अब आ जाओ शिक्षण, कह रहे हैं कि शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। जो अभी ऊपर बात करके कला तथा विज्ञान दोनों है, किन्ने किन्ने कहा, नाम याद रहना चाहिए बार बार। ठीक है, इन्होंने कहा है एनएल पेज ने कहा है शिक्षण जो है कला विज्ञान दोनों है। ठीक है, ये सब बार बार याद करते रहोगे, आपको तुरंत उस पर दिमाग पहुंचना चाहिए, ये अच्छा किसी ने कुछ कहा था ऐसा, तो उनका नाम तुरंत याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों समझते हैं, तो शिक्षण में एनएल पेज यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एनएल पेज लिखा मिल गया, के अनुसार शिक्षण कला विज्ञान दोनों है, शिक्षण अनुभवों पर आधारित होता है इसलिए कला है। यानी कि सीधी बात है कि जो चीज अनुभवों पर आधारित होगी वो कला होगी। ये पीछे डेफिनेशन हमने ऊपर देख ली थी। शिक्षण में नियोजन यानी प्लानिंग, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है, यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष को महत्व देता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, इसमें नियोजन है, प्लानिंग है, मूल्यांकन है और क्रमबद्धता है, इसलिए क्रोनोलॉजी वगैरह है, इसलिए वैज्ञानिक पक्ष पे जोर दे रहा है, इसलिए विज्ञान भी है। तो यानी कि आपको पता चलेगा शिक्षण जो बात हो रही है, तो शिक्षण जो है वो दोनों है। तो क्या, कला और विज्ञान, यानी कला भी है और विज्ञान भी है। तो ये किन्ने कहा है, ध्यान रखना, एन एल पेज। ठीक है, एन एल पेज में पेज ही लिख दो, पेज ही। ठीक, शिक्षण, अब बात करें शिक्षण अंतर प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इंटर एक्टिव। ठीक है, या फिर इसको हम लोग जोड़ के देंगे तो इंटरेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव, या डायरेक्टली बोले तो इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप है, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। यानी क्या करें कि सबसे ऊपर देखिए हम लोग यहाँ पर, हमें क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कह रहे हैं कि देखिए ये वाली लाइन की महत्वपूर्ण तत्व क्या है, शिक्षक और उसके मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप, ये शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो वही चीज देखिए नीचे आ गई, तो आपको बस डॉट कनेक्ट करने की, जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो चीज हमें जो दिख रही है, तो उसका रिवाइज तुरंत कर लेना है कि अंत प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण क्या है, अंत प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, शिक्षक यानी कि टीचर और विद्यार्थी की जो मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप, डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो हुई है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सीखने की प्रोसेस में। ठीक, तो शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। वही बात बता रहे हैं, अभी जो भी टीचर के बीच में बात होगी तो आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने एक 6E+ का फॉर्मूला दिया है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण है
तो एक डायरेक्शन की प्रक्रिया, कैसे टीचर डायरेक्ट करता है, ठीक है, बच्चे को, तो वो जैसे डायरेक्ट करेगा बच्चा वैसे ही उसके ऊपर एक्शन करेगा। तो शिक्षण निर्देशन के 6E+S, इसको याद रख लीजिएगा, 6E+S, 6E+S बहुत प्रारूप पर आधारित होता है। अब 6E क्या है इसको समझते हैं। यह प्रारूप, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श करके हमने डेवलप किया है। यानी बहुत सारे शिक्षक, जो शिक्षक है उनने बताया कि नहीं ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, तभी जो 6E+S पे पहुंचे। अब 6E+S समझ लीजिए है क्या। तो 6E देखो कौन कौन सी, छह ई कौन कौन सी है। एक तो इंगेज, इसको इंगेज संलग्नता, एक्सप्लोर अन्वेषण, एक्सप्लेन व्याख्या, इलेबोरेट विस्तृत करना, ठीक है, इवेल्युएट मूल्यांकन करना, एक्सटेंड विस्तार करना, और स्टैंडर्ड मानक, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारी 6 ई हो गई, 6 ई, और ये एक एस हो गया, यानी कि प्लस में एस। तो 6 ई आपको याद रख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं। तो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट, एक्सटेंड और फिर स्टैंडर्ड, ठीक। तो हिंदी में तो आपको यहाँ पे स मिल रहा है, यहाँ पे अ मिल रहा है, यहाँ पे अदब, या फिर या मिल रहा है, ब मिल रहा है, मुंह मिलता है, ऐसे करके आपने, तो 6 ई बेस्ट है। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट, एक्सटेंड प्लस स्टैंडर्ड, ठीक। तो आपको ये याद रख लेना है। तो बहुत ज़्यादा है ना, यानी इसमें बताया कि एक डायरेक्शन की प्रोसेस है, तो डायरेक्शन कैसे 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 करना है, ठीक है। तो अब आगे अब लीले हेडिंग पे पढ़ते हैं। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया, टीचिंग इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। तो इसको समझते हैं क्या बता रहे हैं। है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है, तो समाज की जो भी शैक्षिक आवश्यकताएं है उसको पूरा करते हैं इससे हम। और शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, इससे 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 व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। यानी सीधी सीधी बात है, समाज में हम जो देते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छे नौजवान निकलते हैं, बेटे बेटियां निकलते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो यानी शिक्षण कैसा उनके लिए काम कर रहा है, तो सामाजिक प्रक्रिया भी हो गई है, ठीक है। और सामाजिक प्रक्रिया तो हो ही है क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो टीचिंग की जॉब्स भी होती हैं, है ना। तो प्रोफेशनल भी वर्क हो गया, जिनकी आजीविका आजीविका भी चल रही लोगों की। तो इसलिए एक शिक्षण क्या है, दोनों, यानी कि आप शुरुआत में समझिए, शुरुआत में क्या कहा गया था कि एक व्यापक है, वो ऊपर निकल गया ना। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक, तो ये सही में व्यापक है, ठीक है। तो सामाजिक प्रक्रिया भी और व्यावसायिक प्रक्रिया भी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिक्षण एक व्यावसायिक और ये सामाजिक, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। क्या कह रहा है, शिक्षण स्व उद्देश्य प्रक्रिया, स्व उद्देश्य मतलब टीचिंग इज एन इंटेंशनल प्रोसेस। तो इंटेंशनल प्रोसेस समझ लिए, किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, स्पेशल जो कोई हमारा टारगेट है, एम है, की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं का आयोजन होता है। ये सही बात है कि हमें, जैसे मान लीजिए कि मैं मोटा मोटा बहुत ही एक मैंने एग्जाम्पल बताऊँ कि कोई बच्चा पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसके हिसाब से सीखता है, ठीक है। तो ऐसे ही बताएं, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो स्व उद्देश्य यानी कि इंटेंशनल प्रोसेस भी है, और एक विकासात्मक प्रक्रिया भी है शिक्षण, ठीक है। यानी शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, व्यावसायिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखना, ये हम लोग शिक्षण की प्रकृति में पढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षण की प्रकृति में ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा है वैसा है ये है सब वो है, ठीक है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, इसको समझ लेते हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण, ये शब्द बार बार याद रखना, सर्वांगीण विकास किया जाता है, यानी कि सब कुछ हर तरीके का, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, नैतिक वगैरह वगैरह, ठीक। तो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, बार बार क्या है, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें पता है शिक्षण से क्या क्या करना है, यानी कि शिक्षण है, तो लास्ट में आपको चाहिए क्या, सीखना, यानी कि वो सीख जाए, ठीक है। सीखना यानी कि लर्निंग या फिर अधिगम, ये आपको उसमें, तभी शिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया सार्थक है। लेकिन ये पहुंचेंगे कैसे, इसके थ्रू होते हुए इन वेरियस, यानी कि आपको बहुत चीज़ें, आप संज्ञानात्मक विकास करेंगे, ठीक है, और आप उसमें भावात्मक ये सब विकास करते 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 करते, और इसको सब करते करते बच्चे के क्या आ जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो आप समझिए आप यहाँ पहुंच रहे हैं शिक्षा सीखने पे, तब आपकी ये सार्थक बन जाएगी, यानी कि तब आप ऐसे पहुंचेंगे। तो आपको बार बार ये चीज ध्यान रखना, शिक्षण से शुरू होते होते पहुंचना आपको लास्ट में यहाँ पर, लेकिन कहाँ से, इन वेरियस होकर पहुंचेंगे, संज्ञानात्मक विकास करके, भावात्मक विकास करके, इन शॉर्ट में कहा तो सर्वांगीण विकास करते हुए उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे और यहाँ पर लर्निंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक। तो बार बार वही चीजें आएंगी घूम फिर के, आपको इसमें ये बेसिक चीज समझ जाइए आप।
तो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों को ये ऐसा संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास करके हम उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, अपेक्षित का मतलब जो हम उसके अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं वैसा परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। तार्किक मतलब लॉजिकल प्रोसेस है, लॉजिकल समझ लेते हैं। विद्यार्थियों की विषय वस्तु एवं या फिर पाठ्य चर्चा का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। यानी कि कौन सा बच्चा किस उम्र में क्या समझ पाएगा, ये हम तभी तो उसको पता चले। छोटे बच्चों को हमने बहुत हैवी उसके थ्योरीज दे दी, बहुत सारे कंसेप्ट दे दिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो वो कैसे समझ पाएगा। तो हमें धीरे 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 बढ़ाना, तो ये लॉजिकल प्रोसेस को दर्शाता है। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विज्ञान की तरफ भी बताता है। कि शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, इसको डॉट को कनेक्ट करिए, तार्किक प्रोसेस वगैरह ये सब पता करिए। ठीक है, तो कला विज्ञान दोनों है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं शिक्षण जो है औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी है, यानी फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी है। तो शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो विद्यालय में हो रहे हैं तो फॉर्मल है, बाहर हो रहे हैं तो इनफॉर्मल है। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया भी है और उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। उपचारात्मक प्रक्रिया का मतलब मतलब जो हम थेरेपी करते हैं एक तरीके, तो वैसी प्रोसेस भी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक, यानी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद्यार्थियों को, उनका सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर, ठीक है, निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों को, यानी कि आपस में दोनों बात करते हैं और उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो भी उसका सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर आप बात करेंगे, यानी कि उपचारात्मक प्रक्रिया भी, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया भी है, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी है। तो शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। यानी कि जो आप सब कुछ सोच रहे हैं, तथ्य फैक्ट की बात कर रहे हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल वगैरह ये सब की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह इन सब की, ये सब भाषा के द्वारा तो बात कर रहे हैं। तो भाषाई प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है। यानी कि जो भाषा है वो यहाँ पे शिक्षक है, ये स्टूडेंट है, ये अपनी बात कैसे पहुंचा पाएगा, इस भाषा के माध्यम से पहुंचा पाएगा। अगर ये जो भाषा बोल रहा है ए पर्सन, वो बी को भाषा समझ में नहीं आती तो नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए सेतु का काम कौन करती है, भाषा। यानी कि दोनों के बीच में वो सेतु ठीक होना चाहिए, तभी यहाँ से वहां पहुंचा जा सकता है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। सतत इज व्हाट, कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है तो समझिए शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ऐसा नहीं है 6 साल के हो गए आप एडमिशन ले लिया और बस 12th कर लिया या फिर ग्रेजुएशन पीजी कर लिया, इसके बाद शांत हो गए या फिर डॉक्टरेट कर शांत हो गए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी जीवन भर कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आपने अगर डॉक्टरेट डिग्री वगैरह कर ली और सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रकृति से, इंसानों से, जानवरों से, हर तरफ की वस्तुओं से आप ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यानी कि लास्ट में आप यही कह पाएंगे शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आइए हमने ये देख लिया कि यहाँ पर शिक्षण की जो प्रकृति है, यानी कि ये हमने देखी यहाँ पर शिक्षण की प्रकृति। अब हम लोग देखते हैं क्या शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये क्या है। तो सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना है, ये बहुत अच्छे ध्यान है। उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य का मतलब हम किस लिए कर रहे हैं ये सब चीजें। तो बड़ी सिंपल बात है, सामाजिक यानी ह्यूमन वैल्यूज की जो हम बात करें, मानवीय मूल्यों की, तो ऐसे यहाँ पे सोशल हमारे वैल्यूज भी है और मानवीय मूल्यों को इनको विकास विकसित करना है, इनको बढ़ाना है ताकि समाज में अच्छे लोग हों और अच्छा सब कुछ रहे। शारीरिक व मानसिक विकास भी तो करना है, यानी कि है ना, ये भी ध्यान रखना। अभी हम पीछे सब यही सब बात कर रहे थे, आध्यात्मिक नैतिक वो सब बातें उनको अलग अलग पॉइंट्स में लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, आध्यात्मिक व नैतिक विकास और परिस्थिति से अनुकूल। ठीक है, यानी कि जो भी आपको सिचुएशन मिल रही उसमें आप फिट बैठ पाए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए आपको सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो अनुकूलन का मतलब होता है उसी के हिसाब से ढल जाए। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालय वातावरण के साथ सहभागिता, यानी कि हमें क्या उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है। शिक्षण का उद्देश्य ये भी आ रहा है कि भाई जो शिक्षक है हमारा, उसके साथ साथ हम अपने टीचर से कांटेक्ट अच्छा ना रखें, टीचर के साथ साथ हमारे जो सहपाठी हैं, यानी कि क्लासमेट्स है, विद्यालय वातावरण है, जो एटमोसफियर जैसा है कि भाई जैसी दीवारें हैं, जैसा स्ट्रक्चर है वहाँ का, उसको उसके साथ भी हमें सहभागिता रखनी चाहिए। पता चली टीचर तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आसपास के लोग अच्छे नहीं लग रहे, ना वातावरण अच्छा लग रहा है, ना सहपाठी, तब भी हमारे शिक्षण में बाधा उत्पन्न होगी। इससे ये ध्यान रखना है आपको। हमें अल्टीमेटली क्या, लास्ट हमारा सफल कब है,
सीखना, जब ये सब पूरा हो जाएगा, सीख जाएंगे, तभी शिक्षण सार्थक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और यही आपको ये चीज बार बार ध्यान रखनी है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ, पहले शिक्षण है जो हो रहा है, वो सार्थक कब होगा, लर्निंग उसकी जब हो जाए, यानी तभी सार्थक होगा। लेकिन ये इन वेरियस से होके, मैंने आपको बताया, इन वेरियस से यानी कि संज्ञानात्मक भावात्मक ऐसा विकास करना है जो कि सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि जिससे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा तभी हम मानेंगे कि वो सीख चुका है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी बार बार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो उसका वातावरण से भी वो ठीक से नहीं बैठ पाएगा यहाँ पर, उसका तब भी उसको उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो यानी कि इससे भी हमारे उद्देश्य है कि बच्चा इससे भी सहभागिता बनाए। जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, यानी कि सीधी सी बात है कि हमारा मतलब यही नहीं होना चाहिए कि इजी बीजी करके और डॉक्टर वगैरह ये सब बन के आ रहा है, डॉक्टरेट मतलब ये डिग्री विग्री पाके, ऐसा नहीं। जीवन को पूर्णता व्यापकता प्रदान करना, पूर्णता यानी कि धीरे धीरे जीवन की क्या आपका उद्देश्य है उसको भी, और व्यापकता प्रदान करना यानी कि उसे, यानी कि छोटा सा संकुचित जीवन गुजार के आप चल बसे, आपके अंदर उसके जीवन में पूरी व्यापकता भरी होनी चाहिए, और दुनिया के बहुत रहस्यों को समझें और चीजों को समझने में, जब तक आप क्या ये सीख नहीं पाएंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो जीविकोपार्जन भी उसमें जुड़ा हुआ है कि भाई हम इतना शिक्षित कर दें कि व्यक्ति अपने आप को संभल पाए और अपने एक दूसरे जो आश्रित लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ दे पाए, यानी कि जीविकोपार्जन पे वो ज्ञान की समृद्धि, यानी कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो हम उसको ज्ञान दे रहे हैं उसके बाद भी उसकी समृद्धि होती रहे, और ज्ञान की समृद्धि उसके आगे चलती रहे, यानी कि ये भी एक सतत प्रक्रिया बन जाए। बौद्धिक व चरित्र निर्माण है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने ये सब करवा दिया मतलब अच्छी परसेंटेज दिलवा दी, 92 प्लस करवा दिए ना, ऐसे करवा, इन सब के 92 प्लस वगैरह सब करवा दिया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसके अंदर मेंटली उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है, सिर्फ वो क्या है कि डिग्री पे बहुत, कागज पे बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला रहा है, और उससे कुछ भी किताब का पढ़ना पूरा बढ़िया है, लेकिन बाहर कुछ को कुछ ज्ञान नहीं है, करेक्टर में उसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, जो आपने देखे होंगे बहुत सारी चीजों में। ठीक है कि भाई अच्छे अच्छे एग्जाम पास कर लिए लेकिन करेक्टर कोई है ही नहीं ले देके। तो आपसी और ये भी हमें इसका यानी कि ये और एक बहुत मस्ट फैक्टर है, ये ध्यान रखना, बौद्धिक व चरित्र निर्माण। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, इसीलिए आपने सुना होगा जो यूपीएससी में है, यूपीएससी और में एथिक्स का एग्जाम लगा है, वो इसीलिए लगा कि जो कैंडिडेट निकल के जा रहे हैं वो ऐसे भी इनसे भी बहुत अच्छे से ज्यादा सक्षम हो, अच्छे से बनना। पता चलता है कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लें, आपके अंदर भी करेक्टर ठीक नहीं और दूसरे वाले को भी आप ट्रीट कर दें, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। हमारा एक उद्देश्य ये भी है। फिर अगला उद्देश्य इसमें क्या है, आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, यानी ठीक से आप शेयर करके सब चीजें रहें, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना आपके अंदर बढ़ी रहे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये उद्देश्य है, हो गया उद्देश्य। अब आ जाइए विशेषताएं पर। सॉरी, विशेषता क्या है, तो विशेषताएं देख ली, यानी करेक्टरिस्टिक्स या फिर इंपॉर्टेंस वगैरह जो भी समझना है आपको समझ लीजिए, क्या है समझ लेते हैं, आ जाए जल्दी जल्दी। विशेषताएं तो प्रगतिशीलता एक अच्छी इसकी विशेषता है। विद्यार्थी मतलब प्रगतिशीलता मतलब गतिशीलता, कंटिन्यूसली वाली बात जो आ रही है। विद्यार्थी और शिक्षक का सहयोग एक अच्छी बात होती है इसमें। विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, यानी कि एक विशेषता ये भी है कि विद्यार्थी बहुत एक्टिवनेस होकर बहुत सारी चीजें पूछेगा, और उसकी उपस्थिति रहेगी बार बार, कि अपनी उपस्थिति से पूछ रहा है, ऐसा नहीं प्रेजेंट लगा के। उसकी क्रियाशीलता की उपस्थिति, यानी कि वो कुछ ना कुछ लगातार पूछ रहा है। ये एक अच्छी बात होती है कि वो टीचर उसको पूछने दे रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना क्लास में टीचर आए और अपना पढ़ा के निकल लिए, वो मौका देता है कि हाँ बच्चों पूछो, बच्चा कुछ पूछता है। तो ये एक अच्छी इसकी विशेषता है सीखने की, जो हम सीखने की प्रोसेस में आते हैं शिक्षण यानी कि। तो संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, ठीक है, यानी कि वो इमोशनली भी वहाँ पे अटैच है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक अच्छी बात होती है कि टीचर्स लोग ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, संवेगात्मक रूप से भी कनेक्ट करते हैं, ना कि जो आजकल कंप्यूटर में क्लासेस होने लगी हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता है, या कोई रोबोट पढ़ा के चला गया तब भी नहीं हो पाएगा। तो टीचर ये सब अभी तक दे रहा है, एआई वगैरह ये आपको नहीं दे पाएगा संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, तो बच्चे के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई भाव ही उसका नहीं जुड़ेगा, कोई संवेग ही नहीं जुड़ेगा, तो इसलिए वहां पे दिक्कत होगी। प्रभावी नियोजन, ठीक है, अच्छी प्लानिंग होती है, ये भी एक अच्छी बात है शिक्षण में। लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल उत्तम विधियों पर आधारित, ये सब जो है ये सब एक शिक्षण की विशेषता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, ठीक, सहानुभूति एवं दया पर आधारित निर्देशात्मकता, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, दो की बात हो रही है, विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, या फिर विद्यार्थी, ये बाद में ऐसे लिख दिया, एक शब्द को कितनी मतलब बेसिक चीज समझ जाओगे ना आप तो कई शब्दों में उसको लिख सकते हो। निदानात्मक यानी कि सॉल्यूशन निकालना, और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी कि आपने कितना पीछे का पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आपको नया सिखाना है। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, जो भी उम्मीद करी जाती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। शिक्षक दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में, ठीक है। तो ये सब क्या होगी, इसकी विशेषता होगी, जो कि बहुत कठिन नहीं है, एक बार आप बेसिक चीज समझ जाए तो आप इसके क्वेश्चन आराम से डील करके ले जाएंगे।
इसके हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपको एक लंबी वीडियो मिलेगी और इसमें आपको पूरा होगा। आप मतलब एक फ़ायदा ये है कि आप इसमें बन के बैठ जाएँगे अगर बैठना चाहेंगे तो। शिक्षण के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कौन-कौन से? शासन व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, यानी कि शासन व्यवस्था के आधार पर। चलिए शासन व्यवस्था के आधार पर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, यानी शिक्षण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है, तो शासन व्यवस्था के आधार पर टीचिंग कैसे देखते हैं। निरंकुश शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इ- इच्छा के अधीन होता है। जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन, यानी कि निरंकुश शिक्षण। शिक्षण तीन प्रकार के हैं, बताया ना। शिक्षा के तीन प्रकार हैं। एक तो शासन व्यवस्था के आधार पर, अगर शासन वो जो है निरंकुश है अगर, तो उसके हिसाब से शिक्षा चलेगी। शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन ही होता है अगर निरंकुश वहां पर है। लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण, ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो व्यावहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जनता की जो इच्छा है तो ना वो सब करवाते रहेंगे, तो इसलिए व्यावहारिक नहीं है ये, इसलिए संभव भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनता तो हर 100 दिमाग, 100 लोग 100 तरीके दिमाग, तो इसलिए हस्तक्षेप रहित, यानी कोई मतलब आपको इंटरफेयर ना करे, ऐसा शिक्षण। तो शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं, यानी कि शिक्षण के तीन प्रकार हैं, उनमें से एक शासन व्यवस्था के आधार पर है। उस शासन व्यवस्था के आधार में क्या है, निरंकुश शिक्षण है, जो कि शासन की इच्छा के अनुसार होता है, जो भारत में नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण है, ये जनता की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि 100 लोग 100 दिमाग, जो मैं बता रहा हूँ आपको। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण, यानी कि इंटरफेयर नहीं कोई करेगा। तो शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। शासन बताता है ये है, पढ़ने के लिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। आपको चयन करना है, क्या करना है। तो विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है यहाँ पर। तो जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी है कि विद्यार्थी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, ठीक है। तो शासन व्यवस्था के आधार पर आपको ये हो गया, ठीक है। उसी में आपको समझना है अगला वाला एक प्रकार जो कि है अधिगम के स्तर के आधार पर, यानी कि पहला क्या हो गया, शासन व्यवस्था के आधार पर, यानी कि ये हो गया 1, और ये हो गया आपका 2, यानी कि 2। तो इसमें कह रहे हैं कि अधिगम के स्तर के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल। लर्निंग लेवल के हिसाब से भी शिक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो समझिए। स्मृति स्तर पर शिक्षण, यानी कि एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। यानी कि आपकी लर्निंग पहले से कैसी है उसके आधार पर आधारित है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रखने तक सीमित रखता है, उसे समझ नहीं सकता। यानी कि स्टेम की बात जो हो रही है, इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, यानी रट लिया, काम कर लिया, इतनी पीछे की इतनी ही उसको याद है, उसे समझा नहीं जा सकता, ठीक। तो ये बात समझ आएगी। अवबोध स्तर का शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है, साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित करता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक तो क्या है स्मृति शिक्षण, स्मृति स्तर पर शिक्षण, और अवबोध स्तर का शिक्षण, और तीसरा क्या है, विमर्शी स्तर का शिक्षण। यानी कि विमर्श, यानी कि जो आपस में आदान प्रदान होता है, वो विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं, यानी कि जो बात कर रहे हैं उन पे बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के इन तीन स्तरों पर विद्यार्थी के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है, ठीक। अब आ जाते हैं तीसरे, यानी कि हमारे आखिरी शिक्षण के प्रकार पर, ठीक है। तो शिक्षण का प्रकार, यानी कि आपने देखा पहला शासन व्यवस्था के आधार पर हो गया है, ठीक है, पहला शासन व्यवस्था के आधार पर। दूसरा जो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल पर। और तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा जो है वो है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, एंड तीसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस। शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था कैसी है, तो औपचारिक शिक्षण है, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षण है और निरौपचारिक। चलिए तीनों को समझ लेते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे
स्थान, समय, पाठ्यक्रम से। औपचारिक में ये तो होगा कि कहीं पे एक फिक्स जगह होगी, जैसे स्कूल में जाना है, समय टाइम भी फिक्स होगा, सिलेबस भी फिक्स होगा, शिक्षण विधि भी फिक्स होगी इत्यादि संबंध नियम, यानी कि यहाँ पे यानी बाध्यकारी होता है आपको, ठीक है, ये फॉर्मल है तो ऐसे ही होगा। ठीक। औपचारिक शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है, इसका मुख्य उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है, यानी आपको डिग्री मिल गई या फिर नौकरी मिल गई, बात खत्म। ठीक है। और कह रहे हैं यानी कि इसलिए कह रहे हैं ईएमएस, एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर। तो अब देख रहे हैं दूसरा क्या, अनौपचारिक शिक्षण। दूसरा अनौपचारिक शिक्षण में क्या है, इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है। ठीक है, यानी कि सीधी सी प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन दे रहे हो आप। अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, यानी कि सीधी सी बात है, फॉर्मल के विपरीत। यानी कोई इसमें स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई पाठ्यक्रम ऐसा फिक्स नहीं है, और कोई ऐसी शिक्षण विधि से कोई भी कहीं भी किसी भी समय कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, कोई भी कहीं भी किसी भी समय कुछ भी। तो ये अनौपचारिक शिक्षण में आ गया। निरौपचारिक शिक्षण क्या है, इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं, यानी कि आपको ये वर्ड ध्यान रखना, मिश्रित विशेषताएं, यानी कि मिश्रित विशेषताएं यानी कि थोड़ा सा कुछ फिक्स है कुछ फिक्स नहीं है, पाई जाती है। इसमें कुछ बाध्यताएं एवं कुछ स्वतंत्रता सम्मिलित है, यानी कुछ फिक्स है कुछ फिक्स नहीं है। जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने। ठीक है, तो उद्देश्यों का पूर्व ज्ञान होना, जैसे यानी कि सीधी बात है कि आपकी जो पत्र व्यवहार है वो इसमें आ जाएगा निरौपचारिक में। तो जैसे औपचारिक शिक्षण की विशेषताओं सहित स्थान व समय से मुक्ति, यानी कि आपको स्थान से, अब दूर से पढ़ रहे हो तो आप स्थान से मुक्ति है कि आप थोड़ी ना वहां पे जा रहे हो उस जगह पे, आप दूर से पढ़ रहे हो तो स्थान, और समय से मुक्ति, उस समय में नहीं पढ़ रहे हो। जैसे अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना। तो ऐसे करके बात क्या है कि आप ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ वही रहे हो, वही विधि पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्थान और समय से मुक्त हो। यानी कि स्थान, यानी कि जो यहाँ पे देखिए ये जो है कहाँ गया ये, स्थान और समय, इनसे आप मुक्त हो। तो आप बस कह, लेकिन पाठ्यक्रम वही पढ़ रहे हो, शिक्षण भी वही पढ़ रहे हो, दूर से आपको मिल रहा है, तो उसमें भी आप डिग्री माध्यम से डिग्री प्राप्त करने में, यानी दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करते हैं ना, जो अब दूर से पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वगैरह समझ लीजिए, ऐसे करके आज के ज़माने में, तो ऐसे इसको निरौपचारिक बोलते हैं। ध्यान रखिए सेक्ट ईएमएस के आधार पर, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ठीक है, चलिए अब उद्देश्यों के आधार पर देख लेते हैं। इन्होंने करा है कि शिक्षण के प्रकार को उद्देश्यों के आधार पर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, हालांकि 3 हो गए इनके, लेकिन फिर भी उद्देश्य के आधार पर देखना चाहते, देखना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। 3 कौन कौन से हो गए, शासन व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, दूसरा आपका हो गया अधिगम स्तर के आधार पर, और तीसरा हो गया, और जब तीनों तीन ही बताए यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक और देख लेते हैं उद्देश्यों के आधार पर। तो सर्वप्रथम बी एस ब्लूम, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं इनके नाम, ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों को, अब जब इनका नाम आपको याद आ रहा है तो इनकी पुस्तक का भी ये नाम याद रखना, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो में शिक्षण का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, यानी सीधी बात, शिक्षण का उद्देश्य जो आधारित वर्गीकरण है वो उसमें प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने 3 रूप बताए, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, यानी कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बातें की। ठीक है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बातें की, इसकी इंग्लिश में ये कॉग्निटिव भी बोलेंगे, कॉग्निटिव टीचिंग। इस शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। अब यहाँ देखेंगे कभी आएगा तो भावात्मक विश्लेषण, यानी कि अफेक्टिव टीचिंग क्या है, इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है, यानी कि भावात्मक रूप से कोई व्यक्ति विकसित होता है। तो इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। इनको 6 को याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से हो गए, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। इसमें 6 कौन कौन से, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। यानी कि आपको ध्यान रखना है, भावात्मक जो है वो चरित्र निर्माण से जुड़ा हुआ है, और ज्ञानात्मक जो है वो ज्ञान, अवबोध, इन सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मनोगत्यात्मक, ठीक है, यानी कि साइकोमोटर टीचिंग, इन्हें 3 रूप बताए। ठीक है, एक तो ज्ञानात्मक हो गया, यानी कि एक ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, और तीसरा हो गया आपका मनोगत्यात्मक। ठीक है, यानी कि इसको देख लेते हैं, ये क्या है, मनोगत्य। इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। ठीक है, इस शिक्षण के विकास को 6 चरणों में पूरा किया जाता है। तो इसमें भी 6 चरण बता दिए इनने, उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण एवं आदत निर्माण। ठीक है, ये इन्होंने 6, तो आप ये 6 लिख लीजिएगा, थोड़ा बार बार याद कर लीजिएगा, शिक्षण स्वरूप के आधार पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काफी हो जा रहा है, ये अभी मैंने जो आपको बनाया था,
तो हम लोग इसको आगे देख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं। कहाँ पर? क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास डाल दूंगा, उसमें इसी का पढ़ाना, काफी लॉन्ग वीडियो हो गई, लगभग 49 मिनट के आसपास। तो हम लोगों ने भी देख लिया खाली जो इसके शिक्षण व्यवस्था के मतलब शिक्षण के प्रकार देख लिए हमने। ठीक है, तो 3 के आधार पर देख लिए थे और चौथा हमने उद्देश्यों के आधार पर भी देख रहे थे, तो उसी को हमने यहाँ पर रोक दिया। ठीक है, तो हम लोग अभी जो अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, जो इसमें दिखा रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप लोगों के बहुत बहुत। आप लोग उस लोगों के पास शेयर कीजिए जो लोग पेपर वन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। और अगर कोई हिंदी साहित्य से है वो जुड़ जाएँ। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी साहित्य की वीडियो मिलने वाली है, और ये रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा अच्छी बात करेंगे। बाकी आपको आगे पॉलिटी और ये ज्योग्राफी वगैरह इन सब की वीडियोज़ भी मिलने वाली हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।